Good morning, sir. Good morning. 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 इस बार जो एमआरक्यू लेंगे ना, उसमें हम लोग थोड़ा सा पोर्शन कॉन्साइज करेंगे, ठीक है, ताकि जो न्यूली टॉट जो टॉपिक है उस पर तुम लोग ध्यान दे पाओ। और हम सोच रहे हैं क्या कि इस बार का जो मार्क्यू होगा वो फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर से ही होगा सिर्फ। द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द फिजिकल लेयर एंड डेटा लिंक लेयर, ठीक है। या फिर ये हो कि हम तुमको नेटवर्क लेयर भी पढ़ा दें, जब नेटवर्क लेयर पढ़ाते पढ़ाते फिर महीना तक भी हो सकता है। देखते हैं नेटवर्क लेयर में नंबर ऑफ क्लासेस कितना जाता है। अगर इस महीने में नेटवर्क लेयर कंप्लीट हो जाएगा तो इस महीने के लास्ट में तीनों लेयर का सवाल करेंगे, लेकिन अच्छा रहेगा कि 2 ही लेयर का सवाल हो ताकि तुम लोग सारे टॉपिक्स को रिव्यू कर पाओ, पढ़ पाओ और जवाब दे पाओ, और हम अच्छा नंबर दें। हमको अच्छा लगता है अच्छा नंबर देने में। 2, 3, 1, 4, 3 ऐसा नंबर देने में अच्छा नहीं लगता है। क्या अनुभव, कहाँ हो, क्लास क्यों नहीं कर रहे हो? सुन भी नहीं रहे। अनुभव। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। हेडफोन लगा रहे थे सर। अच्छा ठीक है, तुम्हारा जो क्लास नहीं करने का जो था इश्यूज वो सब सॉल्व हो गया, तुम क्लास करोगे ना? ये अभी चल ही रहा है? यस सर, रेगुलर हूँ सर। अच्छा ठीक है, ओके। तो देखो हम लोग डेटा लिंक लेयर पढ़ रहे थे। डेटा लिंक लेयर में हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, और उसमें जो हम लोग मीडिया एक्सेस कंट्रोल पढ़ रहे थे उसमें चैनलाइजेशन बचा हुआ था, ठीक है, चैनलाइजेशन बचा हुआ था, हम लोग अभी देखेंगे उसको। उसके बाद हम लोग IEEE 802.3 देखेंगे, इथरनेट, ठीक है। इथरनेट हाँ, इथरनेट हमारा फिजिकल लेयर पे और डेटा लिंक लेयर पे दोनों पे काम करता है, वो देख लेंगे हम लोग। और इसके बाद हम लोग का डेटा लिंक लेयर खत्म हो जाएगा। डेटा लिंक लेयर खत्म हो जाएगा फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, और तुम लोग को हम टाइम देंगे इस दोनों लेयर को पढ़ने के लिए। बोलोगे तो एक क्लास रिवीजन का लगा देंगे, ये होल पूरा डेटा लिंक लेयर एक क्लास में कवर, ठीक है, LLC और मैक सब। और उसके बाद फिर हम लोग इधर नेटवर्क लेयर शुरू करेंगे, उधर फिर तुम लोग तैयारी करना, उसके बाद हम लोग उसका मार्क्यू ले लेंगे, ठीक है। यस सर। ओके सर। ओके देखो, चैनलाइजेशन हम लोग क्या पढ़ते हैं कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल है, एक कॉमन चैनल है, सबको इसको यूज करना है और ऐसे यूज करना है कि डेटा डिलीवरी हो सके सही तरीके से, कोलिजन नहीं हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो ओके, एक जस्ट मिनट।
वो हमारा क्या कहते हैं कि डेटा एक ही चैनल पे सब लोग शेयर करें, हम लोग उसको डेटा सेंड और रिसीव कर पाए। 3 तरह का पढ़े थे, याद होगा तुम लोग को। एक था रैंडम प्रोटोकॉल, दूसरा था हम लोग का कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल और तीसरा था चैनलाइजेशन। ठीक है, चैनलाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसका यूजेज हमें मैक्सिमम यूजेज जो इसका है वो हमारे टेलीफोन नेटवर्क में, मोबाइल नेटवर्क में इसका इस्तेमाल होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझो इसको। Channelization is a multiple access method in which the available bandwidth of the channel is shared at a time, frequency or through code between different stations. या तो हम बैंडविड्थ, जो बैंडविड्थ है, पूरा बैंडविड्थ हम तुमको एक चैनल को दे देंगे और दूसरा चैनल फिर अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग, बैंडविड्थ बांट दे रहे थे, अभी पूरा का पूरा इस्तेमाल करेगा। और ये चैनल्स हैं जो प्रोटोकॉल है वो है FDMA, TDMA, CDMA। FDMA मतलब फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, और ये है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस और कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ओके, याद करो जब हम लोग मल्टीप्लेक्सिंग पढ़े थे तो क्या पढ़े थे? एक से ज्यादा डेटा, एक मतलब जितना स्टेशन, जितना सेंडर है, सारे सेंडर का डेटा, अगर हम फ्रीक्वेंसी डिवीजन की बात करें तो हम क्या करते थे, अलग अलग फ्रीक्वेंसी का डेटा उसको मिक्स कर देते थे। मिक्स करने के बाद हम उसको कैरियर से भेज देते थे और वहां जाके फिर उसको डीमक्स कर लेते थे, अलग अलग फ्रीक्वेंसी थे चेंज कर लेते थे। ठीक है, तो ये था मल्टीप्लेक्सिंग, ये था मल्टीप्लेक्सिंग। और हम लोग अभी उसी चीज को, ऑलमोस्ट उसी चीज को, एकदम वही चीज नहीं है, हम लोग उसी टेक्निक को हम लोग मीडिया एक्सेस कंट्रोल या मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, ओके, अब देखते हैं हम लोग क्या है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इन द फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्स एक्सेस, the available bandwidth is divided into frequency bands or channel. Each station is allocated a band to send its data. ठीक है, it means each frequency band is dedicated to a specific station for all the times. अगर 10 स्टेशन है और 10 स्टेशन को सेंड करना है डेटा, तो हम क्या किए कि 10 स्टेशन को एक फ्रीक्वेंसी हम अलाउ कर दिए कि भाई आपका ये फ्रीक्वेंसी आपको दिया गया है, आप इस फ्रीक्वेंसी पे डेटा सेंड कीजिएगा। ठीक है, तो हम अगर मान लो एज ए रिसीवर उस 10 स्टेशन में से किसी स्टेशन को रिक्वेस्ट करते हैं किसी डेटा के लिए, तो हमको पता रहेगा कि वो स्टेशन किस फ्रीक्वेंसी पे डेटा सेंड कर रहा है, हमको उस फ्रीक्वेंसी पे डेटा उसको रिसीव करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल। जितना स्टेशन है सबको अलग अलग फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड किया जाएगा और उसी फ्रीक्वेंसी पे डेटा भेजेगा। तो सेम टाइम में अगर 4 स्टेशन डेटा भेज रहा है, चारों अलग अलग फ्रीक्वेंसी भेज रहा है, तो कोलिजन नहीं होगा, सारा का सारा डेटा आ जाएगा। ठीक है, बैंड पास फिल्टर इज यूज्ड बाय ऑल द स्टेशन टू बी श्योर फॉर द ट्रांसमीटर। ठीक है, बैंड पास फिल्टर क्या होता है? हम लोग इनकोडिंग में हम लोग बैंड पास फिल्टर के बारे में बात किए थे। ठीक है, बैंड पास फिल्टर क्या है कि हमको जो फ्रीक्वेंसी दिया गया है हम स्ट्रिक्टली वही फ्रीक्वेंसी यूज करें, इसीलिए हमको बैंड पास फिल्टर यूज करना है। और बैंड पास फिल्टर यूज करके हम श्योर होंगे, इंश्योर करेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी हमको दिया गया है उसी फ्रीक्वेंसी पे हम डेटा सेंड करें। ठीक है, अब रहा बात कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि दो स्टेशन को जो फ्रीक्वेंसी दिया गया है वो एकदम नेक टू नेक हो। मान लो हम तुमको दे रहे हैं कि अब तुम 800 पे भेजो और तुम जो हो 805 पे भेजो या 801 पे भेजो। ठीक, तो क्या होगा कि अगर हम बहुत एकदम बाउंड्री में अगर हम इंटर गैप नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि इंटरफेरेंस होगा। अगर हम 800 मेगाहर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी पे हम डेटा अपना जो रिसीवर है वो ट्यून अप करेंगे तो वो थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम फ्रीक्वेंसी वाला डेटा इंटरफेयर करेगा, वो भी वो कैच करेगा।
इस तरह से हम उसको उससे बचने के लिए, उस इंटरफेरेंस से बचने के लिए हम लोग स्मॉल गार्ड बैंड भी यूज करते हैं। अगर कोई 800 मेगाहर्ट्ज से भेज रहा है तो दूसरा वाला 810 या 825 पे भेजेगा, बीच वाला जो है वो गार्ड बैंड के रूप में यूज हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है, ये हमारा इस तरह का गार्ड बैंड है। चैनल 1 फ्रीक्वेंसी भेज रहा है, ठीक है, ये गार्ड बैंड, ये चैनल 2 का डेटा, ये चैनल 3 का डेटा, ये सारा का सारा डेटा जा रहा है। ठीक है, अब देखो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस, ठीक है, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस एग्जैक्टली वही सही है जिसमें हम बात किए थे। टाइम अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्टेशन डेटा भेजेगा, अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्टेशन डेटा भेजेगा, और उस टाइम में जिस टाइम में जो टाइम स्लॉट सिस्टम 1 को अलोकेट किया गया है उस टाइम में सिस्टम 1 ही डेटा भेजेगा, कोई दूसरा नहीं भेजेगा। ठीक है, तो अब क्या है कि पूरा का पूरा जो बैंडविड्थ है, जितना बैंडविड्थ है सारा का सारा बैंडविड्थ वही स्टेशन यूज करेगा फॉर द टाइम पीरियड, फॉर द टाइम पीरियड वही स्टेशन यूज करेगा, उसमें कोई और यूज नहीं करेगा। तो इससे डेटा पूरा बैंडविड्थ जो है वो एक सिस्टम यूज कर पाएगा। TDMA is a channelization protocol in which bandwidth of the channel is divided into various stations on the basis of time. There is a time slot given to each station. The station can transmit data during that time slot. Each station must aware of its beginning of the time slot and the location of the time slot. Okay? सारे स्टेशन को पता है कि उसका टाइम स्लॉट कब है। मान लो एक बार और अच्छे समझ में आ जाएगा, एक बार तुम मल्टीप्लेक्सिंग वाला निकाल के देख लेना ना, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कैसा था। हर सिस्टम का स्लॉट बना हुआ है और अपने अपने स्लॉट में ही डेटा ट्रांसफर करेगा, और उसको अपने स्लॉट में डेटा ट्रांसफर नहीं करना है तब भी वो स्लॉट वहां रहेगा, नहीं तो सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम होगा। उस स्लॉट में 0 रख दिया जाएगा ताकि समझ में आए कि भाई इसमें कोई डेटा नहीं जा रहा है। ठीक है, TDA में रिक्वायर सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन डिफरेंट स्टेशन। सिंक्रोनाइजेशन कहने का मतलब है कि मान लो 10 सिस्टम है स्टेशन पे, 10 टाइम स्लॉट बांटा गया, ठीक है, 10 टाइम स्लॉट बांटा गया। पहला टाइम स्लॉट में सिस्टम 1 ट्रांसमिट करेगा, दूसरा टाइम स्लॉट जो आएगा, मतलब ऐसा करते हैं कि 10 से 10:05 एक स्लॉट, 10:05 से 10:10 एक दूसरा स्लॉट, और ऐसे 5-5 मिनट का स्लॉट बना दिए। ठीक है, 10 बजे डेटा ट्रांसमिशन शुरू हुआ तो 10 से 10:05 में सिस्टम 1 ट्रांसमिट करेगा, और 10:05 के बाद सिस्टम 1 बंद हो जाएगा, नहीं ट्रांसमिट करेगा। 10:06 से लेके अगले 5 मिनट तक सिस्टम 2 डेटा ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, तो ये स्लॉट वाइज चला जा रहा है। अगर सपोज करो हमको ये पता है, हमारा हम रिसीवर हैं, तो हमको पता है कि सिस्टम 3 से हमको डेटा लेना है, तो मतलब 5 मिनट उसका, 5 मिनट उसका, 10 मिनट के बाद हमको डेटा मिलेगा, 10 मिनट के बाद हमको डेटा मिलेगा। तो हम अपना जो रिसीविंग है वो हम सिंक्रोनाइज कर लिए आफ्टर 10 मिनट, मतलब 11वां मिनट से हमको डेटा रिसीव करना है, बिकॉज दैट विल बी सेंट बाई सिस्टम 3। ये सिंक्रोनाइजेशन तालमेल बिठाना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। एक सिनेरियो ऐसा है समझो कि हमको तो पता है कि सिस्टम 3 से लेना है, और सिस्टम 3 5, 5, 10, 11वां मिनट से भेजना शुरू करेगा, ऐसा हमको लग रहा है। लेकिन सिस्टम 2 को डेटा नहीं भेजना था, सिस्टम 2 वाज नॉट हैविंग एनी डेटा टू सेंड। क्या होगा? सिस्टम 1 के बाद सिस्टम 2 डेटा भेज देगा तो हम तो मिस कर जाएंगे, यस और नो? Yes, sir. सिस्टम Yes, 1 sir. के बाद सिस्टम 2 बोलेगा हमारे पास डेटा नहीं है, तो सिस्टम 3 बोला तो हम भेज देते हैं तुम्हारे स्लॉट में। तो रिसीवर जो है, जो सिंक्रोनाइज था थर्ड टाइम स्लॉट के लिए, ही विल मिस एंटायर डेटा। तो क्या तरीका बनाया गया, तुम सोच के बताओ क्या तरीका होना चाहिए इस तरह कंडीशन में सिंक्रोनाइजेशन के लिए? क्या होना चाहिए?
कैसे किया जाए कि सिस्टम जो रिसीवर है वो डेटा मिस ना करे, क्या उपाय करना चाहिए तुमको? कुछ सोच के बताओ ना, गलत है दिमाग लगाओ। तनु बोलो। मुकेश। सर सब ये एक पर्टिकुलर टाइम रहेगा कि इतना से इतना के बीच इसको सेंड करना। मेरी आवाज आ रही है साफ साफ? यस सर। सबको आ रही है? यस सर, आ रही है। हाँ, मेरी आवाज साफ साफ जा रही है भाई। जिसको नहीं जा रही है एक बार चेक कर लो, नहीं तो फिर डिस्कनेक्ट करके फिर से ज्वाइन कर लो। और अपने घर में आउटसाइड ऐसा जगह बैठो जहां पे टावर अच्छे से आए, अंदर एकदम इनसाइड ऑफ योर हाउस मत बैठो, ठीक है? सर क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करिए ना। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि हम एक टाइम स्लॉट बना दिए, हम एक टाइम स्लॉट बना दिए कि जैसे 10 बजे सिस्टम 1 सेंड करेगा, 5 मिनट के लिए उसको दिए, उसके बाद वो 5 मिनट के बाद नहीं, 10:01 10 बजे से लेकर 10:05 तक वो भेजेगा, और 10:06 से अगला 5 मिनट के लिए सिस्टम 2 भेजेगा, और उसके बाद अगला 5 मिनट के लिए 5-5 मिनट का स्लॉट बना दिए, ठीक है? और रिसीवर और सेंडर के बीच में सिंक्रोनाइजेशन आवश्यक है। सिंक्रोनाइजेशन मतलब एक तालमेल कि हम कब भेजेगा, सिंक में रहेगा तभी तो डेटा रिसीव करेगा। तो इस तरह का सिंक्रोनाइजेशन बनाया गया कि सिस्टम जो रिसीवर सिस्टम है उसको पता रहेगा कि हमको जिस सिस्टम से डेटा रिसीव करना है वो किस टाइम स्लॉट में भेजने वाला है। ओके, लेट अस सपोज कि हमको उस 10 सिस्टम के नेटवर्क में, हम भी 11वें हैं या 8वें हैं, कुछ भी हैं, हमको डेटा रिसीव करना है और हमको पता है कि सिस्टम नंबर 3 से हमको डेटा चाहिए। सिस्टम 3 से हम रिक्वेस्ट किए कि भाई हमको ये डेटा चाहिए, सिस्टम 3 वाज सेंडिंग डेटा फॉर मी, और हमको पता है कि वो सिस्टम 3 है। सिस्टम 3 मतलब थर्ड टाइम स्लॉट में उसका डेटा आएगा, और थर्ड टाइम स्लॉट का मतलब 10 से 10:05, 10 से 10:05 तक, और 10:05 से 10:10 तक ये भेजेगा, और 10:11 से ये भेजना शुरू करेगा। तो हम तो 10:11 से 10:16 के बीच में हम 10:10 से 10:15 के बीच हम डेटा रिसीव करने के लिए अपने आप को ट्यून अप किए हुए थे। यस ये सर। हमारा रिसीवर और सेंडर के बीच का तालमेल था, करेक्ट? कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, ओके। तो ये हमारा हो गया। अब सवाल ये था कि मान लो स्टेशन 2 को डेटा नहीं भेजना था, ठीक है? स्टेशन 2 को डेटा नहीं भेजना था, तब क्या होगा? अगर स्टेशन 2 को डेटा नहीं भेजना था तो स्टेशन 3 अगर डेटा भेज देता तो फिर हम एज ए रिसीवर हम नहीं रिसीव कर पाते हैं, या फिर हम जिस टाइम स्लॉट के लिए ट्यून अप थे उस टाइम पे हम किसी और सिस्टम का डेटा रिसीव कर लेते, ठीक है? और वो रिसीव करने के बाद हमको पता चलता है कि डेस्टिनेशन एड्रेस है, मेरा तो डेटा नहीं है, मेरा एड्रेस नहीं है, तो हम उसको डिस्कार्ड भी कर देते हैं, मतलब हमको डेटा नहीं मिल पाता। तो अगर किसी सिस्टम को डेटा नहीं भेजना है तब क्या होगा? कैसे उसको सिंक्रोनाइज करें ताकि रिसीवर डेटा मिस ना करे? उसके लिए टाइम सेट करना पड़ेगा, नहीं तो कोई कंडीशन लगाना पड़ेगी। देखो, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में या टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में भी सेम था। उसमें हम लोग क्या करते थे कि जिस सिस्टम को डेटा नहीं भेजना है उसका टाइम स्लॉट खाली रहेगा, लेकिन रहेगा जरूर। यस सर। उस टाइम स्लॉट में कोई डेटा नहीं भेजेगा। दैट टाइम स्लॉट इज रिजर्व फॉर द सिस्टम 2, दैट विल रिमेन रिजर्व फॉर द सिस्टम 2। if system 2 has no data then also that will be reserved for the system 2। ओके, तो इस तरह से क्या होगा कि उस 5 मिनट में 5 से 10:10 तक डेटा नहीं भेजा जाएगा। सिस्टम 3 को इंतजार करना पड़ेगा उसके अपने टाइम स्लॉट में, वो अपने टाइम स्लॉट में डेटा भेजेगा, ठीक है? इसी को हम बोल रहे हैं क्या कि इस सिंक्रोनाइजेशन आवश्यक है, और सिंक्रोनाइजेशन का सबसे आसान तरीका यही था कि सब अपने अपने टाइम स्लॉट में डेटा भेजें, कोई
डेटा नहीं भेजने वाला हो तब भी उसका टाइम स्लॉट रहे। ठीक है, ये हम दिखा रहे थे कि यह टाइम स्लॉट अलग अलग। ठीक है, ये सिस्टम 1 का डेटा, सिस्टम 2 का डेटा, सिस्टम 3 का डेटा, सिस्टम 4 का डेटा, ये चारों डेटा नेटवर्क में ऐसे जा रहा है। ठीक है, और रिसीवर को पता है कि हमको किस टाइम स्लॉट से डेटा उठाना है, वो डेटा उठा लेगा। क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा, यस सर। मोबाइल टेक्नोलॉजी, दो मोबाइल टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करते हैं। एक है जीएसएम, ठीक है, जीएसएम, और जीएसएम में हम लोग दोनों यूज करते हैं। एक तो हम लोग फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यूज करते हैं और दूसरा टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यूज करते हैं। समझो इसको कैसे। अक्सर तुम सुनते होगे कि स्पेक्ट्रम बांटने की लड़ाई हो रही है, और 2G स्पेक्ट्रम और 3G स्पेक्ट्रम में इस केस मुकदमा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ठीक है, स्पेक्ट्रम मतलब क्या होता है कि एक फ्रीक्वेंसी बैंड रेंज किसी मोबाइल कंपनी को दे दिया जाता है। किसी मोबाइल कंपनी को दे दिया जाता है कि भाई ऐसा है कि आप इस फ्रीक्वेंसी बैंड में आप डेटा सेंड करेंगे। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग हो गया। एक फ्रीक्वेंसी बैंड दिया गया कंपनी 1 को, दूसरा फ्रीक्वेंसी बैंड दिया गया कंपनी 2 को, तीसरा फ्रीक्वेंसी बैंड दिया गया कंपनी 3 को। हमारे पास बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी मोबाइल के लिए नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, हमारे पास बहुत कम है। उसी में से सारे कंपनी को देना है, उसी में से सारे कंपनी को देना है। ठीक है, तो क्या होगा जब अगर मान लो बहुत कम फ्रीक्वेंसी बैंड देंगे, तो उस कम फ्रीक्वेंसी बैंड में एक बारे में बहुत नंबर ऑफ चैनल बहुत कम होगा, नंबर ऑफ सिस्टम बहुत कम होगा जो डेटा सेंड कर पाएगा। हाँ या ना बताओ? यस सर। ठीक है, मान लो कि हम बोले कि ऐसा है कि हम कंपनी 1 को 800 से 900 मेगा, फॉर एग्जांपल 800 से 900 मेगाहर्ट्ज कंपनी 1 को देंगे, और 900 के बाद 25 का गैप रखेंगे, और 925 से लेके 1025 कंपनी 2 को देंगे। ठीक, हम टाइम डिवीजन पे आएंगे, अभी हम लोग फ्रीक्वेंसी डिवीजन समझ रहे हैं। अब ये हो गया कि इस फ्रीक्वेंसी पे अगर मान लो कोई नेटवर्क 10 डेटा सेंड कर पाता है, मान लो 10 ही डेटा हम सेंड करते हैं, कि हर फ्रीक्वेंसी में हमको बैंड भी रखना है, हमको इसका बैंड भी रखना है, तो मान लो हम 10 लोग को भेज देते हैं। इसका मतलब तो ये हो गया कि किसी टाइम पे 10 लोग ही बात कर पाएंगे, किसी टाइम पे 10 लोग ही बात कर पाएंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा कि मान लो कि सिर्फ 10 लोग ही बात कर पाए, बाकी लोग को जब डायल करें तो उसको नेटवर्क बिजी मिले, उस 10 में से कोई फोन रखेगा तो 11वां का फोन लगेगा। ये बात होगा ना? Yes, sir. यस सर। तो अब क्या इसको कैसे सॉल्व किया गया, जो मोबाइल कंपनी है वो कैसे सॉल्व करती है, वो छोटा छोटा सेल बनाती है। ठीक है, तो छोटा छोटा सेल जो बनता है उसका 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा करके हेक्सागोनल टाइप का सेल बनता है। ठीक, अलग अलग सेल बना, और सेल बनने के बाद वो हर हर सेल के अंदर वो फ्रीक्वेंसी को रीयूज करती है। उस फ्रीक्वेंसी को रीयूज, मतलब छोटा छोटा नेटवर्क हम बना लिए, छोटा छोटा नेटवर्क हम बना लिए। तो एक बोरिंग रोड में नेटवर्क हो गया, एक राजापुर का नेटवर्क हो गया, एक फ्रेजर रोड का, कंकड़ाबाग का, छोटा छोटा हम नेटवर्क बना लिए। अब क्या, अब मेरे पास ये तरीका है कि उस 10 फ्रीक्वेंसी बैंड को हर जगह अलग अलग यूज कर सकते हैं। जिस फ्रीक्वेंसी बैंड पे कंकड़ाबाग में बात हो रहा है, उसी फ्रीक्वेंसी बैंड पे राजेंद्र नगर में भी बात हो रहा है, उसी फ्रीक्वेंसी बैंड पे बोरिंग रोड में भी बात हो रहा है, उसी फ्रीक्वेंसी बैंड पे हमारा अलग अलग जगह बात हो रहा है। ठीक है, अगर पूरे एक शहर ले लो, एक शहर में अगर वैसा 100 सेल है और 10 फ्रीक्वेंसी बैंड है, तो हम लोग एक सेल में 10 लोग को बात करा सकते हैं। तो Yes, वैसा 100 सेल में 10 लोग बात कर सकता है, 100 सेल में 10 लोग बात कर सकता है। इसको बोलते हैं हम लोग
फ्रीक्वेंसी रीयूज। प्रॉब्लम कब होता है? प्रॉब्लम तब होता है जब हम एक सेल में हैं, मतलब बोरिंग रोड में हैं, और हम बात कर रहे हैं और हमको एक फ्रीक्वेंसी दे दिया गया 925 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, 925 मेगाहर्ट्ज हमको फ्रीक्वेंसी मिल गया और हम बाइक पे हैं, चल रहे हैं। ठीक है, और हम चलते 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 हम स्टेशन पहुंच गए। स्टेशन दूसरे सेल में था, वहां पे जो वो जो फ्रीक्वेंसी था उस पे कोई और बात कर रहा था। समझ में आ रही है बात? ये चूंकि ये यस सर। सेल फोन है, सेल फोन है, बस सेल इसीलिए कि पूरा का पूरा वो हनी कॉम्ब जैसा नहीं रहा है। अगर वो जो मधुमक्खी का छत्ता देखते हैं तो हनी कॉम्ब दिखता है, एकदम वैसा ही पूरा का पूरा हम लोग शहर को बना दिए हैं और हर में फ्रीक्वेंसी रीयूज हो रहा है। अब जब एक सेल से दूसरे सेल में तुम आते हो और तुमको जो फ्रीक्वेंसी मिला हुआ था वो फ्रीक्वेंसी उस सेल में ऑलरेडी यूज में है, ऑलरेडी यूज में है, तब क्या होगा? एक फ्रीक्वेंसी पे दो लोग बात करने लगेंगे। ठीक है, हम किसी से बात कर रहे हैं, तुम किसी से बात कर रहे हो, दोनों को फ्रीक्वेंसी मिल गया, पता चला चारों लोग कॉन्फ्रेंस में बात करना शुरू कर दिया। ठीक है, उस चीज को सॉल्व करता है मोबाइल नेटवर्क। कैसे? कि जैसे ही तुम उस टावर के नजदीक जाने लगते हो, उस टावर के नजदीक जाने लगते हो, वैसे ही वो तुम्हारा हैंड चेक करता है। हैंड चेक करने का मतलब कि वो उस एरिया में जो फ्रीक्वेंसी खाली हो उसको तुमको स्विच कर देता है, उस पर तुमको स्विच कर देता है और तुमको पता भी नहीं चलता है। और तुम्हारा एक, अभी तक तुम 800 मेगाहर्ट्ज से बात कर रहे थे, सडनली तुम्हारा 825 पर स्विच हो गया क्योंकि 800 मेगाहर्ट्ज पे कोई और बात कर रहा था। ठीक है, यही काम जब अच्छे से नहीं हो पाता है, एररनेस हो जाता है, तब उस समय हम लोग का क्रॉस कनेक्शन लग जाता है और किसी और की बात सुनाई देने लगती है। समझ में आ रही बात? यस सर। ठीक है, यस सर। यही जब Yes, sir. जब काम गड़बड़ होता है तो पता चलता है कि अगर हमको जो फ्रीक्वेंसी हैंडशेकिंग जो है वो अच्छे से नहीं हुआ तो हम लोग को पता चला कि किसी और का आवाज सुनाई देने लगा। ओके, ये बात हो गया। दूसरी बात, Yes, sir. हाँ बोलो फैजान। कभी बात करते करते सर अचानक से आवाज रुक रुक करके क्यों आने लगता है? अब रुक रुक के आवाज आने का मतलब ये है कि तुम्हारा डेटा जो आ रहा है उसमें कहीं ऑब्स्टेकल हो रहा है। तुम्हारा मोबाइल फोन या तो रिसीव नहीं कर पा रहा है या तो डेटा उस तक नहीं पहुंच रहा है बीच में, है ना? तो डेटा लॉस कर जा रहा है, डेटा लॉस हो जा रहा है, डेटा जो है वो किसी तरह से रास्ते में डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। यही बात है इसका, यही मतलब है। और अगर वोल्टी टेक्निक की बात करते हो तो वह तो सारा का सारा डेटा पैकेट में है, इंटरनेट पैकेट में है, तो उसका तो कोलिजन होना तो बहुत आम बात है। ठीक है, और दूसरी बात है क्योंकि हमारा वोल्टेज की वॉइस, बात कर रहा हमारा जो वॉइस होता है वो वॉइस हमारा रियल टाइम डेटा है और रियल टाइम डेटा को हम लोग एक्नॉलेजमेंट नहीं मिले तो रीट्रांसमिट नहीं करते हैं। नहीं मिला तो काम खत्म, है ना? नहीं मिला तो काम खत्म। इसीलिए sir. कि मान लो कि हम एक पेज पे 10 लाइन लिखा हुआ है, 5वां लाइन वाला डेटा डिलीवर नहीं हुआ, उधर से जो 5वां लाइन बोला वो डेटा में हम तक डिलीवर नहीं हुआ और वो ची चा चू पू पा करके खत्म हो गया। वो 6ठा लाइन बोलेगा तो सुनाई देगा हमको। ठीक है, तो अब मान लो कि अगर हम नेटवर्क स्थिति में हैं और हमारा सिस्टम 5वां का उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजा और टाइम आउट होने के बाद वो 5वां लाइन फिर से बोले जो हमको 7वां लाइन के बाद सुनाई देगा तो हमको पूरा मैटर समझ में नहीं आएगा। समझ Yes, में आ sir. रही बात? तो इसीलिए अब मान लो कि हम यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं और बीच में एक डायलॉग था जो नहीं डिलीवर हुआ, हाँ नहीं डिलीवर हुआ, आगे बढ़ गया मूवी। उसके बाद हम अगर वो दोबारा डिलीवर हो और वो दोबारा डिलीवर हो तो उसके बाद मान लो हम लोग 20-25 फ्रेम आगे हम वीडियो देख चुके हैं, कुछ और वीडियो चल रहा है, कुछ और डायलॉग चल रहा है। उस समय 20 फ्रेम पहले का डायलॉग अगर आ जाए तो क्या होगा?
कंफ्यूजन होगा, मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए वॉइस वाले में जो डेटा अगर रह गया, नहीं डिलीवर हुआ, उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं हम लोग, फिर दोबारा उसको डिलीवरी नहीं करते हैं। हाँ, तुम ये कह सकते हो कि सर क्या बोले, नहीं सुन पाए, फिर से बोलिए। ठीक है, ये तुम कह सकते हो, तो हम दोबारा उसको बोलेंगे, वो इस तब हो जाएगा। ये हम लोग पर डिपेंड कर रहा है कि हम लोग उसको दोबारा डिलीवरी के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन नेटवर्क में वो दोबारा डिलीवर नहीं किया जाता है। ठीक है, ओके, यहां तक तो बात हो गया। अब एक बात और, कि हम एक सेल के अंदर मात्र 10 आदमी को बात करा रहे हैं, क्योंकि हमको जो बैंडविड्थ मिला है, जो स्पेक्ट्रम मिला है फ्रीक्वेंसी का, उसमें 10 लोग ही बात कर सकते थे। ये कम है, बहुत कम है। 10 की जगह मैं एग्जांपल नहीं है 10, ये बहुत कम है। तो इसको और कैसे कर सकते थे? ऐसे कैसे कर सकते थे? हम एक काम करते हैं, हम उस फ्रीक्वेंसी पे मान लो कि सपोज करो 800 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तय करते हैं, और हम ये कहते हैं कि हम एक एक सेकंड का टाइम स्लॉट बनाएंगे, या और कम, एक एक मिली सेकंड का टाइम स्लॉट बनाएंगे, और टोटल उस फ्रीक्वेंसी पे 10 लोग को हम बात करा सकते हैं। 10 लोग को अलग अलग टाइम स्लॉट में बात करा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग का जो बात जा रहा है और आ रहा है, बीच में 1 मिली सेकंड का पॉज है, हमको नहीं समझ में आ रहा है, या 5-10 मिली सेकंड का पॉज है जो हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो हम उसी फ्रीक्वेंसी पे, सेम 800 फ्रीक्वेंसी पे 10 लोग को बात करा रहे हैं, और 10 टाइम स्लॉट हो रहा है। ठीक है, तो हम एक सेल में 10 फ्रीक्वेंसी दे रहे थे, हर फ्रीक्वेंसी पे 10 लोग को बात करा रहे हैं, तो अब 100 बात करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं? यस सर। मेरी बात अगर नहीं समझ में आ रही तो फिर से पूछना। ये तुमको तो पूरा मोबाइल नेटवर्क कैसे काम कर रहा है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम एफडीएम यूज करके हम फ्रीक्वेंसी हम बांट दिए, और उस फ्रीक्वेंसी को रीयूज कर रहे हैं हर सेल में यूज कर रहे हैं। अगर हम ट्रेन में बैठे हुए हैं और हम बात करते करते हम चले जा रहे हैं, यहाँ से वहां जैसे ही जाएंगे, दूसरे टावर में आएंगे, तो हमारा फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो जाएगा। अगर नहीं शिफ्ट हो पाता है, अगर मान लो उस एरिया में सारा फ्रीक्वेंसी यूज में है, तो क्या होगा, कॉल ड्रॉप कर जाएगा, कॉल हमारा ड्रॉप कर जाएगा, कॉल कट जाएगा। हम लोग बोलते हैं कि भाई फलाने कंपनी का जो मोबाइल है ना, बड़े कॉल ड्रॉप करता है कहीं जाते हैं तो। ठीक है, तो ये हो सकता है कि वो शिफ्ट जो करना है, वो हैंड शेकिंग जो करना है, वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, एक तो बात ये है। दूसरा बात ये है कि हम बात करते करते जिस सेल में जा रहे हैं, वो गांधी मैदान वाला सेल है, और गांधी मैदान में ये हो रहा है, क्या बोलते हैं, कोई रैली हो रहा है, और उस गांधी मैदान में 10,000 आदमी जुटा हुआ है। 10,000 आदमी जुटा हुआ है, और 10,000 में से 5,000 के पास तो जियो होगा। ठीक है, तो गांधी मैदान में जो टावर होगा, और जो 5,000 आदमी है, 5,000 आदमी किसी से बात करना चाह रहा होगा, तो उस सेल में, जिस सेल में गांधी मैदान आ रहा है, उस सेल में पूरा का पूरा तो फ्रीक्वेंसी नहीं बात करा पाएगा। नियत फ्रीक्वेंसी है हमारे पास एक सेल में। ठीक है, तो उस सेल में सारे लोग नहीं बात कर पाएंगे, जितना लोग है वहां बात होगा। इसीलिए देखना कि वैसे एरिया में जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ हो, बहुत ज्यादा लोग हो, वहां पे कॉल जल्दी नहीं लगता है। कारण यही है कि वहां पे जितना नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया गया है, उतना फ्रीक्वेंसी यूज में है। तो जब तक कोई फ्रीक्वेंसी खाली नहीं होगा, या कोई टाइम स्लॉट खाली नहीं होगा उस फ्रीक्वेंसी का, तब तक तुमको बात नहीं कराया जा पाएगा। ओके, तो सबसे पहला तो बात हो गया कि फ्रीक्वेंसी पे बात करा दिए। उसके बाद हम बात किए कि 800 फ्रीक्वेंसी पे कितने लोग को बात, इतना भी टाइम स्लॉट नहीं बना दिए कि एक आदमी का टाइम स्लॉट वापस आने में इतना टाइम लग जाए कि उसको लगे कि भाई पता नहीं उधर वाला फोन रख लिया क्या। ठीक है, हमको एकदम हम बोले हेलो, उधर बोले हाँ बोलिए, इतना होना चाहिए, इंटरेक्टिव बात होना चाहिए, इतना ही टाइम स्लॉट बनाएगा। ऐसा नहीं कि हेलो बोल के इंतजार कर रहे हैं, 3 सेकंड बाद बोलेगा हाँ बोलिए, वैसा भी नहीं। ठीक है, तो हम वो काम कर दिए। तो इंडिया में जो हम लोग का जो जीएसएम बैंड है जो यूज होता है, वो 900 जीएसएम 900 बैंड यूज होता है।
जिसमें अपलिंक के लिए जो फ्रीक्वेंसी दिया गया है 890 से लेके 915 मेगाहर्ट्ज का दिया गया है। 890 से लेके 915 मेगाहर्ट्ज दिया गया है अपलिंक, और डाउनलिंक क्योंकि ये हमारा डुप्लेक्स है, तो डाउनलिंक के लिए 935 से 960 मेगाहर्ट्ज का दिया गया है लिंक। टोटल 124 चैनल बनता है इसमें, टोटल 124 चैनल बनता है, और जो गार्ड बैंड यूज हो रहा है वो 200 किलो हर्ट्ज का यूज हो रहा है, 200 किलो हर्ट्ज का गार्ड बैंड यूज हो रहा है। तो टोटल 124 चैनल है, तो 124 चैनल है तो एक चैनल पे इस तरह से हम बात करा पाएंगे, ठीक है। एक जीएसएम का एक और बैंड है, वो है 1800, जीएसएम 1800 बैंड। तो लोग मोबाइल जब खरीदोगे तो मोबाइल का के साथ जो पेपर आता है उसमें देखना वो लिखा रहता है कि जीएसएम किस किस बैंड पे ये काम करने वाला है, उसमें लिखा होता है, ठीक है। तो जीएसएम जो 1800 बैंड है, वो 1800 बैंड वो 1710 और 1785, 1710 से लेकर 1785 मेगाहर्ट्ज पे अपलिंक करता है, और 1805 से 1880 मेगाहर्ट्ज पे डाउनलिंक करता है, और 95 मेगाहर्ट्ज का हमारा वो गार्ड बैंड होगा, ठीक है। और ये टोटल 374 चैनल यूज करता है। चैनल नंबर 512 से लेके 885 टोटल मेरा कितना चैनल हो गया, 374, 374 चैनल यूज करेगा, ठीक है। एक और बैंड है जीएसएम 850, जीएम 850, इंडिया में यूज नहीं होता है, ये यूएसए कनाडा वगैरह में यूज होता है। इंडिया में या तो तुम्हारा 900 या तो 1800, ठीक है। बहुत सारी कंपनी क्या करती है, क्योंकि हमारा देखो रूलर हम जो 1800 बोल रहे हैं, 1800 में टोटल हमारा 374 चैनल बन रहा है, 374 चैनल बन रहा है, और 800 वाले में 124 चैनल बन रहा है। तो ज्यादा आदमी को हम बात करा पाएंगे अगर 1800 यूज करेंगे तो, यस और नो? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो अब लेकिन इसमें 1800 मेगाहर्ट्ज, वहाँ 800 मेगाहर्ट्ज, जितना मेगाहर्ट्ज ज्यादा होगा उतना हमको एनर्जी ज्यादा से ट्रांसमिट करना पड़ेगा, मतलब ट्रांसमिट करना पड़ेगा, रिसीव करना पड़ेगा। तो कुछ कंपनियां क्या करती हैं कि रूरल एरिया में जहां क्राउड कम है, रूरल एरिया में वो 900 मेगाहर्ट्ज यूज कर लेती हैं, सॉरी जीएसएम 900 बैंड यूज करती है, ठीक है। और अर्बन एरिया में जहां बहुत भीड़ है, जहां बहुत लोग को बात कराना है, वहां पे जीएसएम 1800 यूज कर लेते हैं, ठीक है। दोनों यूज हो जाता है मेरा। तो ये इस तरह से कि और कुछ तो नहीं था। अपलिंक और Excuse me, डाउनलिंक समझ sir. रहे हो? अपलिंक और डाउनलिंक समझ रहे हो, है ना? अपलिंक मतलब हम जो बोलेंगे वो, और जो हम सुनेंगे वो, Yes, sir. है ना। डुप्लेक्स चैनल है, फुल डुप्लेक्स है, तो फुल डुप्लेक्स में क्या होगा कि हमको दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगा, नहीं तो एक ही फ्रीक्वेंसी पे नहीं होगा। एक फ्रीक्वेंसी पे होगा तो क्या होगा, हाफ डुप्लेक्स हो जाएगा, जो जो हम लोग वॉकी टकी की बात करते हैं। सेमी फ्रीक्वेंसी पे तुम भी बोल रहे हो, सेमी फ्रीक्वेंसी पे हम भी बोल रहे हैं, सेमी फ्रीक्वेंसी पे तुम भी बोल रहे हो, सेमी फ्रीक्वेंसी पे हम बोल रहे हैं, तो वो हमारा क्या बोलते हैं उसको, हाफ डुप्लेक्स हो जाएगा। फुल डुप्लेक्स में दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। तो 45 मेगाहर्ट्ज का डिफरेंस है, और पहले वाले में 800 मेगाहर्ट्ज में और 1800 वाले में 95 मेगाहर्ट्ज का अंतर है, दोनों अप और डाउन लिंक में, क्लियर है। तो ये था हमारा जीएसएम। जो अगर कोई पूछे तो उनसे कि जीएसएम टेक्निक में कौन सा मैक प्रोटोकॉल यूज होता है, तो हम बोलेंगे चैनलाइजेशन यूज होता है, और चैनलाइजेशन में एफडीए में और टीडी में दोनों मिला के यूज होता है। पहले तो एफडीए में, और उस एफडीए में कई लोग को बात कराना है तो अलग अलग टाइम स्लॉट बना दो। दो तरह का चैनलाइजेशन यूज करके हम लोग जीएसएम नेटवर्क को यूज करते हैं, ठीक। एक तीसरे तरह का मोबाइल नेटवर्क भी हुआ करता था, या है बोलो, जैसे टाटा
एक्सक्यूज मी सर। हम्म, सर वो व्हाट्सएप में ना आपने जो बताया व्हाट्सएप में वही प्रॉब्लम है सर। जैसे अभी मैंने हेलो किया व्हाट्सएप कॉल पे हम्म, और वो डिलीवर हाँ वो हेलो डिलीवर होने में 3 से 4 सेकंड लग जाता है सर। तो वो तो नेटवर्क इधर के कारण भी होता होगा सर वो। नहीं देखो, हम अगर किसी वॉइस को, ठीक है, VoIP याद है, पढ़े थे ना? यस सर यस सर। तो अगर अगर किसी भी चैटिंग एप्लीकेशन को यूज करके अगर तुम वॉइस भेज रहे हो तो वो वॉइस जो है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल पे जा रहा है, ठीक है? वो इंटरनेट के यस सर। इंटरनेट प्रोटोकॉल को यूज करते हुए वैसे वो जा रहे हैं। और जब इंटरनेट की बात करते हैं हम लोग, तो हम लोग पता है कि इंड नोड भी होगा, इंटरमीडियरी नोड भी होगा, ठीक है? इंटरमीडियरी सर नोड होगा, राउटर होगा, मतलब राउटर ही तो है, राउटर स्विच, ठीक है? तो राउटर यस सर। होगा, राउटर में अगर कोई डेटा कोई पैकेट पहुंच रहा है और वो पैकेट में जो बहुत सारा उसका फ्रेम है, इनकैप्सुलेटेड हर लेयर से होते हुए जा रहा है, बीच में डेटा है, वो डेटा में वॉइस है, वो डेटा में वॉइस है, वो जाएगा उस राउटर पे जाएगा, वो राउटर एल्गोरिथम यूज करेगा, कौन सा इस तरह से भेजे, इस तरह से भेजे, ठीक है? तो नेटवर्क में इंटरनेट यूज करके कोई पैकेट ट्रैवल होगा तो वो थोड़ा सा टाइम लगेगा, फटाफट नहीं जाएगा, ठीक है? यस सर। इसलिए वो फ्रीक्वेंसी वाले पे बात नहीं हो रहा है। अगर हम लोग फोन पे बात करते हैं और हम लोग जो जीएसएम की बात किए और एलटीई की बात की, एलटीई को अलग समझो, मतलब सिंपल जीएसएम का जो बात कर रहे हैं वो 3G वाला पहले वाला, उसका टेक्नोलॉजी और एलटीई का टेक्नोलॉजी में अंतर है। एलटीई में सारा का सारा बातचीत जो होता है वो वीओआईपी की तरह हो रहा है, वो वीओआईपी की तरह हो रहा है, लेकिन रियल टाइम हो रहा है वो इस तरह से हो रहा है कि हम लोग जो बात करते हैं फोन पे वो व्हाट्सएप टाइप का नहीं होता है, वो डायरेक्टली सुनाई देता है हमको, ठीक है? वो क्योंकि हमारा यस रियल सर। टाइम डेटा है, रियल टाइम डेटा में हम लोग उसको समय पे डिलीवरी बहुत आवश्यक है, अदरवाइज वो डेटा किसी काम का नहीं है। और नेटवर्क में जो भी जाएगा इंटरनेट से जाएगा तो कितना हॉप होते हुए जाएगा, बहुत सारा हॉप होता हुआ जाएगा, और जितना जितना राउटर मिलेगा उसको, वो हर राउटर उसको बफर करेगा, बफर करने के बाद उसको प्रोसेस करेगा, क्या कि नीचे का तीनों लेयर हर राउटर में है। फिजिकल लेयर में वो जाएगा, वहां से वो फिर डेटा लिंक लेयर में जाएगा, वहां से फिर वो नेक्स्ट हब का डेटा लिंक लेयर का काम क्या था, नेक्स्ट राउटर तक डिलीवर करना। द नेक्स्ट राउटर का आईपी एड्रेस लेगा, उसको ईआरपी करेगा, ईआरपी करने के बाद उसका मैक निकालेगा, मैक से उसको भेजेगा, फिर उसको भेजेगा, ऐसे करते करते टाइम लगने का कारण है, ठीक है? वॉइस यस और आईपी जब भी यूज करोगे तो वो थोड़ा सा लेटेंसी होगा। ओके सर। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। कह रहे थे कि इसके अलावा एक और नेटवर्क होता है, बीच में बहुत ज्यादा यूजेज उसका हो गया था, फिर अब पता नहीं क्या हो गया है, उसका एकाएक फिर खत्म हो गया, मतलब खत्म नहीं, बहुत कम हो गया है। बहुत सारी कंपनियां थी जैसे टाटा इंडोकॉम, टाटा डोकोमो, फिर रिलायंस का जो आता था सीडीएमए मोबाइल, वो, ठीक है? वो बहुत सारा मोबाइल था जो जो चैनलाइजेशन करता था कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पे, इसीलिए उसको सीडीएमए बोलते हैं। सीडीएमए या यूएमटीएस, ये दो चीज था, सुने होगे तुम लोग, यूज भी किए होगे हमको लगता है। वो अनिल अंबानी का जो कंपनी था, वो जो एक सीडीएमए निकालता था, एक तो दो था, एक रिलायंस स्मार्ट था, एक सीडीएमए वाला मोबाइल था, ठीक है? तो वो हमारा क्या कैसे करता था, वो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस करता था, और सारे स्टेशन जो डेटा सेंड करेंगे वो सीडीएम यूज करके करते थे, कोड डिवीजन मल्टीपल यूज करके करते। पहले हम लोग समझे सीडीए में क्या है। सीडीए में सर ऐसे वो समझो, केवल एक ही सपोर्टेड फोन में लगता है सीडीए में। क्या नहीं सुने, फिर से बोलो। सर सीडीए में जो सिम था ना रहता था वो एक ही फोन में लगता था, मतलब कोई और फोन में नहीं लेता था, उसका सपोर्टेड एक फोन रहता था उसके लिए। ऐसा नहीं था,
सीडीए में सिम सीडीएमए में लगेगा। रिलायंस ऐसा किया था कि वो हार्ड कोडेड मोबाइल हैंडसेट बेचता था, इसीलिए उसमें कोई दूसरा नहीं लगता था, उसका अपना बिजनेस प्रैक्टिस था। लेकिन अगर हम मार्केट में जाएं और चाहें कि सैमसंग का हमको सीडीए में मोबाइल खरीदना था, तो हम सैमसंग का सीडीए में मोबाइल खरीद के ला रहे हैं, तो हम उसमें सीडीए में सिम लगा सकते हैं, तो हमको उसके लिए सीडीए में कनेक्शन चाहिए था। ठीक है, ये सर रिलायंस के साथ ही था। इससे सस्ता सुविधा मोबाइल मिल जाता था। वो मोबाइल तुम किसी और क्या सिम मतलब कहने का मतलब, मान लो रिलायंस है, वो लालच देके अपना नेटवर्क में 500 रुपए में तुमको मोबाइल दे दिया। ठीक है, तुम 500 रुपए में मोबाइल ले लिया उसका सिम निकाल के फेंक दिया, टाटा इंडिकॉम का सिम लगा लिए। टाटा इंडिकॉम भी सीडीए में था, तो काम हो जाएगा। तो 500 रुपए में मोबाइल दिया था तो उसका तो नुकसान हो गया। तो वो क्या किया कि उसके अंदर सिम ना डाल के, सिम का जितना सिम है क्या, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉडल बोलते हैं उसको। ठीक है, तुमको कैसे आइडेंटिफाई करें उसका मॉड्यूल नंबर है उसके अंदर। कोई सिम निकाल के देखना, उसके अंदर 10 या 12 डिजिट का नंबर होता है। ठीक है, मोबाइल नंबर जो तुम्हारा है वो मोबाइल सिम का नंबर नहीं है, सिम के पीछे जो ये सर सिम नंबर रहता है। सिम का नंबर रहता है, वो सिम का नंबर उस मोबाइल कंपनी के डेटाबेस में उसके अंदर मोबाइल का नाम लिखा रहता है। ठीक है, जब भी कॉल होगा तो सिम नंबर से होगा और डेटाबेस से खोजा जाएगा कि भाई ये सिम नंबर पे फोन बज रहा है, यही सब नंबर जो है वो फोन कर रहा है, तो कौन नंबर है भाई, तो डेटाबेस से पता चलेगा भाई कि ये नंबर तो फलना नंबर है। ठीक है, तो हम क्या किए कि सिम ना लगा के वो जो आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल नंबर है तुम्हारे मोबाइल के किसी चिप में हार्ड कोड कर दिए, तो वो फिक्स हो गया, उसमें अब तुम कुछ नहीं कर सकते, उसमें सिम लगेगा ही नहीं। ये काम इसीलिए था कि सस्ता सस्ता मोबाइल दे रहे हैं तो तुम मेरे नेटवर्क में बंद के रहो, हम ही को पैसा दो, कहीं और मत चल जाओ। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे पास तुमको जो ब्लैकबेरी था उसका भी सीडी में आता था, शायद हम देखे हैं उसका भी, या बहुत बड़ा अच्छा फोन आता था। छोटा फोन हमको नहीं चाहिए, वो बहुत स्मार्टफोन चाहिए, तो हम स्मार्टफोन कर देंगे, है ना। स्मार्टफोन कर देंगे तो हमको सिम चाहिए, तो सिम चाहिए तो हम कंपनी को बोलेंगे सिम चाहिए, तो बोलेगा ठीक है तो सिम दीजिए, तो 500 रुपये में मोबाइल तो नहीं मिलेगा। ओके, तो सीडीए में क्या था, तो हम अब ये कह रहे हैं, मान लो कि हम लोग सब लोग हैं और सब लोग एक डिफरेंट भाषा में बात करें, एक डिफरेंट भाषा में बात करेंगे, तो क्या होगा कि सारा का सारा बात एक ही नेटवर्क पे रहेगा। लेकिन हम अगर भाषा नंबर C1 यूज कर रहे हैं, अपने रिसीवर को हम बता दें कि भाई हम C1 भाषा में बात करेंगे, ठीक है, तो रिसीवर जो है वो C1 भाषा वाला जितना है, मतलब एक मान लो कि मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस है, शादी वादी वाला, बहुत भीड़ लगा हुआ है, कचकच भीड़ लगा हुआ है, और हम बात कर रहे हैं तुमसे इंग्लिश में, बगल वाला बात कर रहा है भोजपुरी में, इधर वाला बात कर रहा है हिंदी में, उधर वाला बात कर रहा है मैथिली में, और कोई दूसरे का भाषा नहीं समझ पा रहा है। ठीक है, तो वो पूरा काव काव, पूरा हल्ला, पूरा नॉइज, उसके बीच में भी बात हो जा रहा है। अगर सब लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, एक ही भाषा यूज कर रहे हैं, तो हो सकता है कि सारा भाषा मिल जाए, बात ना हो पाए, लेकिन अलग अलग भाषाएं बात होने पे वो बात समझ में आएगा। ठीक, यही हमारा सीडीएमए का मेन थीम था कि सीडीएमए एक चैनल एक्सेस मल्टीपल एक्सेस मेथड used by the several radio communication technology. It is a digital circular technology and an example of multiple access. It is generally used by mobile communication. In this system, different CDMA codes are assigned to different users, and the users can access the whole bandwidth for the entire duration. It optimizes the use of the available bandwidth and it transmits over the entire frequency range and does not limit the user frequency range. हम पूरा का पूरा इस सेम फ्रीक्वेंसी पे सारे लोग बात करेंगे और सबका सब अलग अलग कोड से डेटा को चेंज किए रहेंगे और उस तरह से वो डेटा भेजा जाएगा। Thus, CDMA allows several users to share a band of frequency without interference between the users. It is used as a access method in many mobile phone standard. ठीक है, यही चीज था, अलग अलग कोड। मान लो कि हम अगर मोबाइल खरीदे तो हमको एक अलग से कोड मिल गया, तो हम जितना बोलेंगे और जितना हम बात करेंगे वो उस कोड के थ्रू चेंज हो जाएगा। ठीक है, और वो डेटा सेंड कर दिया जाएगा। ये था हमारा कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग।
और इसको यूज कौन सा मोबाइल कंपनी करता था? तो CDMA and UMTS मोबाइल यूज शेड्यूलिंग टेक्नोलॉजी एंड GSM मोबाइल यूज द FDMA एंड TDMA, ये दो तरह का था। ठीक है, तो दिक्कत तो बोलो। एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके, नो सर। यहाँ तक तो हो गया मेरा। सर हाँ, बोल रहे थे सर वोल्टी और एलटी में डिफरेंट है सर। वोल्टी और LTE में अंतर वही है जो VoIP में और IP में है। ठीक है, LTE एक टेक्नोलॉजी है जैसे IP एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है, हम अभी इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो अभी हम लोग LTE टेक्नोलॉजी यूज करके इंटरनेट हम यूज कर रहे हैं। अब इस LTE पे जब हम बात करना शुरू करेंगे तब हो जाएगा वोल्टी, वॉइस ऑन LTE, VoIP, यस सर। वॉइस ऑन IP। ठीक है, हम जब इंटरनेट यूज करके हम तुमको टेक्स्ट डिलीवर कर सकते हैं तो हम वॉइस भी डिलीवर कर सकते हैं। यही आइडिया था जो VoIP को बनाया था, यही था जो हम यस सर। VoIP बनाए थे कि जब हम इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज करके हम तुमको मेल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, या डेटा सेंड कर सकते हैं, फाइल सेंड कर सकते हैं, तो वॉइस क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, वॉइस क्यों नहीं कर सकते? तो उसके बाद बना VoIP। तो हम लोग Gtalk अपने टाइम में Gtalk यूज करके जो बाहर दूसरे देशों में जो रहने वाले मित्र थे उनसे बहुत बात किया करते थे हम लोग स्टूडेंट लाइफ में। ठीक है, ISD कॉल बहुत महंगा होता है, ISD कॉल बहुत महंगा होता है। यस सर। और Gtalk पे इंटरनेट फ्री या बहुत कम पैसा लगता था ISD के मुकाबले, ठीक है, तो बहुत आराम से बात हो जाता था। ठीक, ये काम हो गया। अब वही काम यहाँ पे हो रहा है, IP की जगह पे LTE वाला टेक्नोलॉजी आ गया, और LTE पे अगर हम वॉइस डिलीवर करना चाहेंगे तो वॉइस ऑन LTE, वोल्टी। ओके, यहाँ तक तो हो गया मेरा। यहाँ पे हम लोग का पूरा पूरा डेटा लिंक लेयर हम लोग का खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इथरनेट। क्यों पढ़ेंगे इथरनेट? इथरनेट का इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ लिए थे जब टोपोलॉजी पढ़ रहे थे। तो इथरनेट जो प्रोटोकॉल है वो दो लेयर पे काम करता है। एक तो फिजिकल लेयर पे काम करता है, फिजिकल लेयर पे जो तार है, स्विच है वगैरह वगैरह, वो काम करता है। दूसरा ये डेटा लिंक लेयर पे भी काम करता है। तो जब डेटा लिंक लेयर की बात करेंगे तो इथरनेट की बात करनी आवश्यक है। ठीक, इथरनेट, तो इथरनेट का बात करें इसके पहले हम लोग समझे कि इथरनेट कितना कैसे इवॉल्व हुआ। ठीक है, इथरनेट कैसे इवॉल्व हुआ? अगर इथरनेट पे हम तुमसे पूछे कि कौन सा टोपोलॉजी यूज होता है तो क्या बोलोगे? Which type of topology is used for the Ethernet? कोई तो बोलो। सर लैंड सर वायर्ड। टोपोलॉजी हम लोग पढ़े बस थे, बस बस टोपोलॉजी। पढ़े थे, रिंग पढ़े थे, स्टार पढ़े थे, हाइब्रिड पढ़े थे, हाइब्रिड। नेटवर्क ये ट्री पढ़े थे। मेश टोपोलॉजी। गलत जवाब। और कोई बोलो। नो सर, वो जवाब नहीं था। मैं मतलब आप नहीं बोले थे तो वो बोला। मैं मेरा आंसर था बस टोपोलॉजी। सर वायर्ड कंप्यूटर नेटवर्किंग। हाँ, क्या बोले? स्टार टोपोलॉजी यूज किया जाता है। वायर्ड कंप्यूटर नेटवर्किंग टोपोलॉजी सर। वायर्ड, सॉरी टेक्नोलॉजी। वो तो वाइड एरिया ने वैन हो वायर्ड गया अलग। टोपोलॉजी है क्या अनुभव? वो हाँ, तो अरे एरिया स्टार नेटवर्क है। टोपोलॉजी होता है। तो स्टार। टेक्नोलॉजी बता रहा। देखो, तो स्टार और बस दोनों जवाब सही है, दोनों जवाब सही ये है। सर हम लेकिन बस बोल रहे थे। इथरनेट जो पहले वाला इथरनेट था, जो क्लासिकल इथरनेट जिसको बोलते हैं, ठीक है, क्लासिकल इथरनेट वो
बेसबैंड और बस टोपोलॉजी वैसे यूज होता था। तो बस टोपोलॉजी जब यूज करते थे तो उसमें लॉजिकल रिंग यूज हुआ और वो हमारा हो गया, दैट वाज आल्सो कॉल्ड इथरनेट, दैट वाज आल्सो कॉल्ड इथरनेट। और उस इथरनेट में हम लोग बस टोपोलॉजी यूज करते थे, ठीक। उसको बोलते हैं हम लोग पुराना जमाना का इथरनेट, क्लासिकल इथरनेट। अभी जो इथरनेट यूज करते हैं हम लोग उसमें स्टार यूज करते हैं। अभी जो इथरनेट यूज करते हैं वो स्टार यूज करते हैं, और स्टार वाले में स्टार, हाँ अभी जो यूज करते हैं वो स्टार यूज करते हैं। इस तरह से इथरनेट में बहुत सारे इवोल्यूशन हुआ। स्टैंडर्ड इथरनेट, ये स्पीड के हिसाब से देखो 10 Mbps से शुरू हुआ। अभी हम लोग जो यूज करते हैं फास्ट इथरनेट यूज करते हैं 100 Mbps वाला। उसका गीगाबिट भी है, 10 गीगाबिट भी और 100 गीगाबिट इथरनेट भी है। इथरनेट बहुत तरक्की किया। इसमें हम लोग सबसे पहले जो क्लासिकल वाला था उसमें हम लोग कोएक्सियल केबल यूज करते थे। उसके बाद हम लोग ट्विस्टेड पेयर यूज करना शुरू किए, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर में भी हम लोग कैट5 कैट6 यूज करना शुरू किए। उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर भी यूज करना शुरू किया। ऐसे ऐसे करते करते हम लोग का इथरनेट बहुत तरह का चेंज हो गया, ठीक है। आज जो है हम लोग गीगाबिट इथरनेट की बात करते हैं, ठीक है। इथरनेट is a LAN technology which is used in a different area of the network like LAN networking. Ethernet uses guided media to connect the computers. It was first standardized in the 1980 by IEEE 802.3 standard. एक चीज और है, IEEE 802.3 स्टैंडर्ड जो है वो और इथरनेट दोनों अलग अलग है। बड़ा आश्चर्य की बात है, दोनों अलग अलग है। लेकिन जब पहले इथरनेट बना, पहले एक प्रोटोकॉल बना, बाद में IEEE इसको स्टैंडर्डाइज किया, तो दोनों के स्टैंडर्ड में काफी समानता है। दोनों के स्टैंडर्ड में काफी समानता है, इसीलिए हम लोग रफली 802.3 को इथरनेट कहते हैं और कहेंगे इसको। ऐसा नहीं है कि कहीं कहेंगे तो हमको इसके लिए नंबर काट लिया जाएगा या गलत कर दिया जाएगा, ठीक है। जो इथरनेट पहले था उसी इथरनेट को, अच्छा हम लोग बस में ही पढ़े थे कि सॉरी स्टार भी पढ़े थे कि स्टार जो था वो स्टार नेटवर्क जो था वो IBM का बनाया गया था, और बाद में बहुत दिन बाद बनने के यूजर्स के बहुत दिन बाद IEEE इसको स्टैंडर्ड दिया, है ना, 0.5। तो बहुत बाद में दिया गया, तो दोनों अलग अलग था। लेकिन क्योंकि ओरिजिनल वाला जो था वो और IEEE स्टैंडर्ड दिया वो एकदम इक्वल तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ही। कुछ IEEE को लगा होगा ये चीज इसमें सही नहीं है, या ये चीज ऐड करना पड़ेगा, वो चीज हटाना पड़ेगा, तब जाके हम स्टैंडर्ड देंगे, तो वो बन गया 802.5, ठीक है। लेकिन पहले वो स्टार था, तो बहुत उसमें बहुत देखोगे समानता बहुत है, इसीलिए 802.5 को हम लोग स्टार बोल देते हैं। समझ में आ रही है बात? सॉरी स्टार नहीं, क्या बोलते हैं उसको, रिंग। सर इसमें तो सर 802.3 लिखा है। 802.5 रिंग, हाँ 802.3 लिखा है सर। इथरनेट है ना, इथरनेट 802.3, इसका भी बहुत छोटा छोटा वर्जन है, दिखाएंगे अभी, ठीक है। तो ये हो गया, इथरनेट प्रोवाइड सर्विस ऑन द फिजिकल लेयर and data link layer of the same model. Ethernet at the data link layer, ठीक है, very popular, this is the very popular LAN standard. अब रहा बात कि मल्टीपल एक्सेस को कैसे कंट्रोल करेगा, तो ये वन परसिस्टेंट यूज करता है, CSMA CD यूज करता है, ठीक है। It covers the physical layer and the MAC sublayer protocol. Internet is classified into two categories, classical Ethernet and switch Ethernet. अभी हम लोग बात की, ठीक है। ये था हमारा क्लासिकल इथरनेट जो बस टोपोलॉजी यूज करता था। क्लासिकल इथरनेट लेगेसी इथरनेट है ये। क्लासिकल इथरनेट इज ओरिजिनल फ्रॉम द इथरनेट दैट प्रोवाइड्स डेटा रेट बिटवीन 3 to 10 Mbps. The variation are commonly referred as a 10 bits x. Bus topology was used
नाउ अ डेज क्लासिकल इथरनेट रेयरली यूज। हम लोग अब बस टोपोलॉजी नहीं यूज करते हैं, इसलिए क्लासिकल इथरनेट भी यूज नहीं होता है। अब आप स्विच इथरनेट की बात करेंगे। स्विच इथरनेट uses switches to connect to the station to the LAN. It replaces the repeaters used in the classical Ethernet. It allows full bandwidth utilization because none sharing medium. यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम स्विच इथरनेट की बात करते हैं, यहाँ पे हम स्विच इथरनेट की बात करते हैं, और स्विच इथरनेट में स्विच यूज होता है जो कि जो हमारा हब नहीं है, हब से डिफरेंट है, स्मार्ट हब है। ठीक है, ये एक फॉरवर्डिंग टेबल अपने पास स्टोर करके रखता है, और हम जब डेटा सेंड करते हैं तो हर डेटा, हर वो स्विच जो है वो अपने पास इस तरह का टेबल लगाया रहता है कि कौन सा मैक एड्रेस किस पोर्ट पे जुड़ा हुआ है मेरा। ठीक है, तो इसलिए हम बहुत सारा डेटा जो है हम डायरेक्टली सेंड कर पाते हैं। मान लो इस सिस्टम, यहाँ पे देखो, इस सिस्टम को डेटा सेंड करना है, इस सिस्टम को, ये अपने डेटा पैकेट में जो रिसीवर का एड्रेस होगा, मैक एड्रेस, वो रख के भेजेगा। ठीक है, यही काम ये भी करेगा, ये भी काम ये भी करेगा, ये काम ये भी करेगा, सब करेगा। मान लो ये तीनों सिस्टम, इस तीनों सिस्टम को डेटा सेंड कर रहा है, ये तीनों सिस्टम, ये तीनों, और तीनों में मैक एड्रेस रखा हुआ है ये लोग का। सारा का सारा डेटा स्विच के पास जाएगा। स्विच जो इंटरमीडिएरी नोड है उस फ्रेम को पढ़ेगा, उसमें डेस्टिनेशन एड्रेस देखेगा, मैक एड्रेस, उस मैक एड्रेस को अपने टेबल में देखेगा और उसको पता चलेगा कि वो किस पोर्ट में जुड़ा हुआ है। पोर्ट मतलब उसके अंदर जो हम लोग वो जो RJ45 लगाए हुए हैं, वो समझेगा कि किस नोड में लगा हुआ है, उस नोड की तरफ उसको फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन होगा। हमको चैनलाइजेशन और ये वो दुनिया भर का जो हम लोग पढ़े थे मीडिया एक्सेस कंट्रोल, उसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगी स्विच वाले में। बस समझ में आ रही है? यस सर। लेकिन अगर दो सिस्टम एक ही सिस्टम को भेज रहा है, ठीक है, स्विच के पास दो सिस्टम का डेटा आया जो एक ही सिस्टम के पास डिलीवर होने वाला है, उस दौरान हमको मीडिया एक्सेस कंट्रोल की आवश्यकता पड़ेगी। सर नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। अच्छा सर आज के लिए रहने दीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फरजान, आज नीतीश आजकल क्लास नहीं कर ले रहा लिए क्या? हैं सर, अटेंडेंस भेज देंगे आपको। लिंक क्लियर वाला पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा सर। नीतीश कहाँ है? नहीं दिख रहा है वो आजकल। कभी तो भी ठीक है ना फरजान? हाँ नहीं सर, बात तो नहीं हुआ था, ठीक होगा सर। हालचाल लिया करो तुम लोग यार, सब लोग तुम्हें मित्र हो। आज के डेट में अगर कोई कांटेक्ट में नहीं है तो उसका हालचाल लो, बहुत समय, बहुत क्रिटिकल टाइम है। ठीक है, हो सकता है कुछ Yes, sir. मदद का जरूरत हो, कुछ हो, तो इसीलिए सब लोग एक दूसरे से कांटेक्ट में रहो, सब लोग एक दूसरे का हालचाल लेते रहो। चलो फिर मिलते हैं। अटेंडेंस ले लिए हैं सर, सेंड कर देंगे। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर।